गुड इवनिंग में हूं आपके साथ अभिषेक और आज बात होगी घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। यहां दो नेताओं के लिए चुनाव काफी अहम है। खुद दारा सिंह के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है ही, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए ओपी राजभर के लिए भी चुनौती कम नहीं है। इस चुनाव से राजभर वोटर्स में कितनी स्वीकार्यता है इसका भी पता चल जाएगा और इसके लिए पहले घोसी के जातिगत और सियासी समीकरण भी समझने होंगे। 5 सितंबर तारीख ज्यादा दूर नहीं है जब चुनाव होने हैं, उम्मीदवार भी ज्यादा हैं और यह चुनाव 2024 से पहले दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा सुबह सपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का बीजेपी में सियासी कद कितना है इसका भी फैसला ये उपचुनाव कर देगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जो विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव के साथ थे, अब वो वापस बीजेपी में चले गए। इनमें से दारा सिंह चौहान ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। घोसी सीट पर राजभर समुदाय और नौनिया चौहान समुदाय की काफी अच्छी संख्या मानी जाती है। इस सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में वो जीते, फिर 2000 से पहले सीधे 10 साल पहले 2012 में वो जीते थे। बदली हुई परिस्थितियों में अब बीजेपी का पलड़ा यहां भारी दिख रहा है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि घोसी सीट पर होने वाला उपचुनाव राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इस चुनाव में यदि बीजेपी की हार हुई तो इन दोनों नेताओं का कद पहले की तरह नहीं रह जाएगा। बीजेपी अब इस सीट पर इन दोनों नेताओं को साधने की तैयारी में जुटी है। हालांकि सूत्रों की माने तो सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आई ये दोनों नेता मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानात। श्रीमान दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, जिसके कारण घोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े मत के साथ भारी मतों से वहां विजयश्री हासिल करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व माननीय मोदी जी और योगी जी जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन का एक मजबूत विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हासिल है और वह 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में एक बड़ी विजय के रूप में आप सबको दिखेगा। देखिए, घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव प्रस्तावित है वो जनता के मुद्दों का चुनाव है। जो जनता की बात करेगा जनता उसे चुनेगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे पे हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, और सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और जनता की जो बात करेगा जनता उसे चुनेगी। चलिए अब स्वागत करेंगे हमारे तमाम मेहमानों का जो इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जैनब हैदर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ है अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ साथ कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा अश्विनी जी आपके पास। अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से दारा सिंह वापस लौट आए हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर। ये चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या ये चुनाव एनडीए वर्सेस पीडीए है या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया? अभिषेक जी, देखिए, महत्वपूर्ण हर चुनाव होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खास करके इको हो रहा, जरा सही करा दीजिए। तो अभी ये जो चुनाव अभी उपचुनाव होने जा रहा है दारा सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई सरकार बनने और बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर दारा सिंह जी अभी घोषित नहीं हुए हैं हमारे चुनाव। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा हम उसके नाम की वहां घोषणा करके वहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दारा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का जो वहां पर एक सीट था वो खत्म हुआ। यही दारा सिंह जी किस तरीके से चुनाव के पहले बाजा बजा के और शायद एक टाइपराइटर से कई वो करके ले गए थे ये लोग, आज समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। समाजवादी पार्टी को इसको सोचना चाहिए कि ये जो है समाजवादी पार्टी का एक विधायक कम हुआ है, एक तो वैसे ही जनता ने नकारा हुआ है, एक उनका विधायक और कम हो गया, फिर सीट अगर हारेंगे, अभी ये उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष जी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जिस तरीके से हम लोग जन कल्याणकारी नीतियों पर काम कर रहे हैं, हम घोसी विधानसभा सीट जीतेंगे। क्योंकि हमारे जो अभी पिछला चुनाव में दारा सिंह जी 42% वोट पाए थे और हमारे जो प्रत्याशी थे वो 33% वोट पाए थे। लगभग 1,08,000 के आसपास वोट इनको मिला था।
तो दारा सिंह, अगर दारा सिंह जी प्रत्याशी होते हैं हमारे तरफ से, अभी तो ये तो हमारा जो है नेतृत्व तय करेगा कि कौन होता है, तो दारा सिंह जी का वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जाती है। अगर हमारे विजय राजभर जी लड़ते हैं या कोई और लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट और प्लस दारा सिंह जी के साथ जो वोट था वो साथ में वोट के, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अपनी भी आती हुई नजर आती है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाकर चल रहा है कि पूर्वांचल में उन्होंने जिस तरीके से राजभर जी को नकारा, हटाया, चिट्ठी तो खैर चाचा को भी जारी किया था, वही भी आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन चाचा बेचारे चले आए अपने बच्चे को संभालने या क्या करने, जो भी था। चिट्ठी इनको भी जारी हुई, ये राजभर जी को हटाया इन लोगों ने। राजभर जी आज एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ उनके आने से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। जी श्योर नहीं है कि दारा सिंह होंगे कि नहीं। कोई नेता क्यों पार्टी जीती हुई सीट छोड़ के क्यों आएगा और चुनाव भी नहीं लड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी ज्वाइन कराती है तो कोई शर्त के साथ नहीं ज्वाइन कराती है। ये बहुत भारतीय जनता पार्टी को जो नजदीक से समझते हैं वो ये जानते हैं। हाँ, अगर नेतृत्व ये समझता है कि वो वहां से चुनाव लड़ाए जाएंगे, उनको दूसरे जगह कहीं स्थापित किया जाएगा, ये उप नेतृत्व का काम है। तो जब समय अभी उपचुनाव की घोषणा हो गई है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ अश्विनी जी, इसलिए बोल रहा हूँ अश्विनी जी कि अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें दारा सिंह जी का, 1996 से लेके वो 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे, 2009 में बीएसपी से वो लोकसभा का चुनाव लड़े, 15 में बीएसपी छोड़ के आपकी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े, 17 में मधुसूदन से, उसके बाद आपकी भी पार्टी छोड़ दी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में जाके चुनाव लड़े, वहां से जीतने के बाद अब फिर आपकी पार्टी में आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि तय नहीं है कि वो कहां जाएंगे, जबकि ऐसा लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा सरकार में बने रहने की रही है, और आप कह रहे हैं कि यही पक्का नहीं है कि दारा सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। अभिषेक जी, आप मेरा तात्पर्य नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी डिसाइड करेगी दारा सिंह जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा ये नेतृत्व डिसाइड करेगा। अभी हम चुनाव की घोषणा हो गई है तो अब प्रत्याशी भी डिक्लेयर किए जाएंगे, हो सकता है दारा सिंह जी हो सकता है कोई और हो। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम कर सकते हैं। तो दारा सिंह जी के लिए क्या पार्टी सोच रही है ये तो पार्टी समय पर बताएगी, लेकिन आज जो भी प्रत्याशी लड़ेगा हमारा, मैं कह रहा हूं कि वो सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है, कबीर जी क्या कहेंगे, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की, आपके प्रत्याशी? और अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो मेरे ख्याल से दारा सिंह चौहान 1,08,420 वोटों से जीते थे, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले वो प्रत्याशी है मेरे ख्याल से 3 दशकों में, 6 चुनावों में एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा, और वो आपकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं बीजेपी में। ओपी राजभर साहब वो भी जा चुके हैं बीजेपी में, तो घोसी सीट पर जो आपके 2 सबसे ताकतवर हथियार थे वो जा चुके हैं बीजेपी में। तो अब समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आजमगढ़ हो या मऊ, दोनों ही जो जिले हैं वो समाजवादी विचारधारा के जिले और समाजवादी कामों से प्रभावित है। ज्यादातर वहां पर हमारे अपने विधायक रहे हैं पहले से, और इस बार तो आपने देखा हुआ कि क्लीन स्वीप हो गया था। भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई पहचानने वाला नहीं, और आपने स्वयं देखा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बिछाए हुए जाल में घोसी में फंस, और आने वाले समय में हमारे मित्र को पता भी चल जाए, क्योंकि जो इन्होंने दांव चला है वो दांव वहां की जनता को सुहा नहीं रहा, क्योंकि जनता वहां पर एक बात पूछ रही है कि अभी 6-8 महीने साल भर पहले ही जो व्यक्ति मंत्री पद को त्याग कर और इस बात को कह करके आया कि पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे समुदाय के विरोध में ये रहे, ये कह करके ही वो आए। आप मेरे ख्याल से आप लोग को याद भी होगा, तो जनता वहां पे उनसे भी पूछेगी भैया क्यों ऐसा क्या हो गया। और हमारे मित्र को एक सलाह है कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आप जो है वो अगर हो सके तो राजभर साहब को सम्मान दीजिए, क्योंकि हमने तो सम्मान के साथ उनको एक पत्र के साथ विदा किया था कि भैया जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाओ। अब वो आपके पास हैं, उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि देखिए वो सम्मान पाने के लायक और आपको देना पड़े।
क्योंकि हमारी भी अपील है आपको। आप स्वयं देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए वो क्या कहते थे कि ये देश का सबसे नंबर 1 का जुट्ठा प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री, इसको हम कटोरा कमा देंगे, भीख मांगेंगे, इनकी ट्रेनिंग सेंटर जहुराबाद में खोल देंगे, वहां भीख मांगेंगे और फिर चल सन्यासी मंदिर में। तो उनसे भी जनता पूछ रही है। और जाहिर तौर पर, लेकिन कपिल जी, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? जाहिर तौर पर जातीय समीकरण में तो आप राजनीतिक दल अच्छे हैं ही, लेकिन प्रत्याशी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वोटर सबसे अच्छे वहां पे, तो जो लास्ट चुनाव हुआ उसमें सेकंड रनर अप बीजेपी रही है, ओपी राजभर भी वहां जा चुके हैं। दारा सिंह अगर इतनी पार्टियों में जा भी पाए हैं तो उसका यह भी कारण है कि उनकी अच्छी खासी पकड़ पिछड़ों में है, तो एक उनका भी अपना एक कोर वोट बैंक है, साथ ही साथ अब बीजेपी का कोर वोट बैंक भी जुड़ गया है, तो समाजवादी पार्टी उससे कैसे टक्कर लेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी 2 तरीके से काम, एक ये कि हमारा सकारात्मक जो पहल है पूर्वांचल के अंदर और विशेष करके मऊ और आजमगढ़ के अंदर जो लोगों ने देखा है, अब मऊ आजमगढ़ बलिया। साथ ही साथ आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा संगठन यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति है। तीसरी चीज आपको ये कहना चाहते हैं कि शिवपाल जी ने अभी वहां का दौरा करके सारी आत्ममंथन, आत्मचिंतन और सब कुछ हो चुका है। ठीक, रह गई बात प्रत्याशी की घोषणा की, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए किसका चेहरा बना रहा है। ये क्या अनिल राजभर का चेहरा लेकर के सामने आते हैं या फिर चौहानी साहब आते हैं? हम तो चाहते ही नहीं दोनों में से कोई एक है, कोई तीसरे से बेहतर होगा, इन्हीं को लड़ा ले तो अभी वर्तमान में लेके जाए, क्योंकि उस समय आपको अपने स्ट्रेंथ का सही ज्ञान हो जाएगा कि आपने जो पासा फेंका था वो सीधा पड़ा है वो नहीं। ठीक। जैनब जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जैनब जी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों को लेकर राजनीति होगी, जिस तरह से जो गठबंधन बदला है, सुबह सपा अब बीजेपी के साथ जा चुकी है, समाजवादी और कांग्रेस अब एक इंडिया ब्लॉक गठबंधन के अंतर्गत एक साथ आ चुका है। आप कह रहे हैं मुद्दों की राजनीति होगी, पिछड़ों की राजनीति होगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या इस उपचुनाव को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई जरूर हूँ, पर इसका निर्णय हमारा हाईकमान लेगा। कौन लड़ेगा, किसका समर्थन करेंगे, क्या रहेगा, ये वो करेंगे। लेकिन जहां तक बात है वहां के उपचुनाव की, तो ये काफी हास्यास्पद हो जाएगा कि 1 साल पहले जिस पार्टी को कोस कोस के वोट मांगा गया था दारा सिंह जी द्वारा, अब आप उसी पार्टी में आके कहेंगे कि अब ये वाली पार्टी अच्छी हो गई, वो वाली खराब हो गई है। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता जनार्दन होती है, जनता सब समझ रही है, जनता देख रही है, और जनता बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है और बहुत समझदारी से वोट करेगी। ये आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को जब निर्णय आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि जनता कितनी स्मार्ट हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का वोट बैंक बहुत सीमित है, अगर घोसी विधानसभा में देखें तो 1% से भी कम है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ आती है तो इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा इस चुनाव में? कि मैंने आपसे फिर कहा कि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, इसका निर्णय इसलिए मैंने अगर कहा कि अगर आती है तो, क्योंकि अभी तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, अगर वो चुनाव लड़ जाते हैं तो क्या आंसर करना, तो फिर क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन इस चीज का जवाब हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बताएंगे कि क्या होना है, कैसा रहेगा, हाईकमान इसका ही निर्णय लेगा। चलिए ठीक है। प्रभात जी, जिस तरह से पाला बदला है दारा सिंह चौहान जी ने, क्या वोटर्स भी उस तरह से पाला बदलकर उनके साथ चल देंगे? क्योंकि खैर उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन दारा सिंह जी की जो पकड़ क्षेत्र में मजबूत रही है, एक वो भी एक कारण है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी एकदम सेफ स्थिति में है इस वक्त, क्योंकि कई सारे और भी कारण हैं। चाहे आप पीडीए के वोट ले ले, दलित और पिछड़ों के वोट ले ले, तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और अभी खैर प्रत्याशी का चुनाव नहीं हुआ है, तो कई सारे ऐसे जो तत्व हैं, इनको लेकर चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। तो आप इस वक्त घोसी में होने जा रहे उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? आपको किसका पलड़ा अभी फिलहाल भारी लग रहा है? देखिए अभिषेक जी, जो भी उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी पार्टी का होता है, और मैंने जो आज विधानसभा के अंदर दृश्य देखा, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर
और अखिलेश और शिवपाल को लेके मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक नोकझोंक हुई और हंसी में माहौल, हंसी छिटाके उसमें गाना गाया गया, तेरे अगने में मेरा क्या काम है, इस तरीके सारी चीजें मुख्यमंत्री ने जो कटाक्ष किए, वो कहीं ना कहीं जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है वो बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये देखना चाहते हैं कि जो 2022 में, देखिए जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब समीकरण वहां समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसलिए थे कि एक बड़ी घोषी जो सीट है, बैकवर्ड की बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, उसमें राजभर और जो दारा सिंह चौहान का वोट और समाजवादी पार्टी का वोट एकजुट था। अब ये दोनों लोग जब भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुके हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कोई भी घोषित करे, हो सकता है कि दारा सिंह चौहान ही लड़ जाएं या किसी और को परिवर्तन करे, लेकिन अभी तक सूचना है कि दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और इसीलिए नहीं किया कि जो ताकत वो देखना चाहते हैं कि क्योंकि 2027 तक ये सरकार चलेगी, अब जो भी गठबंधन हुआ है उसमें मंत्रिमंडल में वही रहेगा जो लंबा चल सके। तो इनका ही अग्नि परीक्षा है 2024 के लिए। घोसी का उपचुनाव ये तय करेगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। जहां तक पूर्वांचल की बात है, निश्चित तौर पे राजभर और ये जो जितना भी बैकवर्ड वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी अपने कील कांटे बहुत दुरुस्त करके 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव के लिए मैदान पे तैयारी कर चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का क्या चयन होगा, किस प्रत्याशी को वहां से लड़ाते हैं, क्या करते हैं, ये तो उनकी अंदर की बात है। लेकिन ये उपचुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला था उनका कम होने जा रहा है। जब राजभर का वोट और ये सारे वोट इधर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट मिलेगा तो वो विजयश्री एक तरफा होगी। ऐसी स्थिति में आज का जो दृश्य था, जिस तरीके से चाचा के लिए, चच्चू के लिए चुटकी ली मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे भाषण देके पूरा रोड मैप क्लियर कर दिया। दिल्ली में वहां मोदी जी ने रोड मैप तय कर दिया। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब कोई विधानसभा सीट रिक्त होगी तो उसका चुनाव कराना है। तो ये दोनों राजभर के लिए भी और दारा सिंह चौहान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है कि उनको मंत्रिमंडल में लाने की जो चर्चा चल रही थी, अभी योगी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार इसीलिए टाल दिया है कि पहले घोषी का परिणाम आ जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दिल्ली में भी टल चुका है, दिल्ली में हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए और इनका एक बड़ा विकेट गिरने वाला है चौधरी अजीत सिंह का। तो समाजवादी पार्टी को ये चिंता की विषय है कि, और रही बात कांग्रेस की, अभी जैसे कि जैनब जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या इस घोषी उपचुनाव में उनको समर्थन दिया जाए, क्योंकि इंडिया बना है, समर्थन देंगे स्वाभाविक है, लेकिन वो बड़ी कोई ऐसा वोट में अंतर आ जाएगा या कोई स्विंग हो जाएगा ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये उपचुनाव बड़ा दिलचस्प है और इससे राजनीतिक समीकरण निकलेंगे। सीट का परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, मैं आपसे बता रहा हूं। टक्कर, अगर आप टक्कर की बात कह रहे हैं तो जब अगर आप वोट बैंक जोड़ ले राजभर का और ओवैसी का सारा वोट, वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है। क्या बीजेपी, आप कह रहे हैं कि सपा छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी 24 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ये उसी का हिस्सा है कि जितने भी गठबंधन है उन्हें अपने साथ लाया जा सके उत्तर प्रदेश में? बीजेपी चुनाव में तो पहले से लग गई थी जब 22 का परिणाम आ गया था। आज मोदी जी ने 32 तक का रोड मैप तय कर दिया, योगी जी ने 27 का भी रोड मैप तय कर दिया सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, कि 32 में बात कीजिएगा, 27 में भी आप नहीं आ रहे हैं। जैसे कल दिल्ली में 24 का रोड मैप तय हो गया है। लेकिन प्रभात जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही है इस वक्त, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं जिस पर अगर कोई प्रभाव डाल सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। जरूर मिल जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन ये ना सोचें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है। और पहली बात तो उनको संजीवनी मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरह वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा और विपक्ष का वोट अलग है और सत्ता पक्ष में जुड़ेगा, तो वो वोट जब जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पे मजबूत है उपचुनाव में। बाकी राजनीति में कौन कब दुश्मन है किसका, कौन किसका दोस्त है, कौन गलवैया करेगा, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। इस पे कोई हंसने की बात नहीं है। ठीक, तो कपीश जी,
चलिए, लोकसभा पे तो फिर कभी चर्चा हो जाएगी, लेकिन इस वक्त से घोसी पे ही चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रही है दारा सिंह पे, लेकिन अगर हम पूरे आंकड़े उठाकर देखें, 2012 में सुधाकर सिंह जीतते हैं फागू चौहान को हराकर। वही फागू चौहान 2017 में आपको हरा देते हैं और काफी बड़े मार्जिन से हराते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे भी नहीं रहती समाजवादी पार्टी। और अब वो दारा सिंह जब आते हैं वापस समाजवादी पार्टी में, तो आप सबसे ज्यादा नंबरों से जीतते हैं कपीश जी। तो अब आप कह रहे हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, यू डोंट केयर अबाउट राजभर, यू डोंट केयर अबाउट दारा सिंह। सो आपकी क्या रणनीति है इसको लेकर? ये कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण क्या है? कि समाजवादी पार्टी ने अपनी जो रचना करनी, अब जो भी रचना करनी है वो इनको करनी है। हम तो इनको वेट एंड सी का देख रहे हैं फार्मूला कि कौन आ रहा है। और आपको कह दूं कि निश्चित तौर पे प्रभात भाई एक पत्रकार हैं, अपने चश्मे से चीजें कह रहे हैं, लेकिन पत्रकार जो होते हैं वो पत्रकार ही होते हैं। उनका राजनीति से सरोकार और संबंध होता तो अपने खुद एक पार्टी फॉर्म करके जिस तरीके से वो बताते हैं ना, उस तरीके से अपनी पार्टी बना लें। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत इससे दूर है। राजनीतिक दलों के जो अपने अनुभव हैं वो जमीन पे काम करने से मिलते हैं। उनको अपने कार्यकर्ताओं के जोश पे, अपने नेताओं के नेतृत्व पे जो भरोसा होता है ना, उसके आधार पे चीजें चलती हैं। अभी पूर्वांचल का दौरा शिवपाल जी ने किया है, ये कहीं से चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी के हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं लड़ लेते, लड़ लें, उनको उनकी वो चीजें समझ में आ जाएंगी। और जहां तक रह गया प्रश्न इस बात का कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो आप गूगली देखना इलेक्शन के करीब में कि कौन कौन किधर चला जाएगा। इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि इंडिया का हिस्सा वही बनेगा जिसके पास वाकई ताकत रही है और आगे रहेगी। जो एनडीए में है वो बहुत से दल इनसे डर के हैं, समय के अनुसार जो है वो वहां से क्वाइट कर लेंगे। इसमें कहीं दो राय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वन मैन आर्मी टू मैन शो है, यहाँ दो के अलावा किसी की नहीं। जाहिर तौर पर चलिए ठीक है। अश्विनी जी, एक बड़ा सवाल जो लगातार विपक्षी दलों ने आरोप लगाया, उस पर पूछना चाहूंगा आपसे कि दारा सिंह चौहान सीधे तौर पर लोनिया चौहान के वोटों के भरोसे हैं, या फिर आप कह लीजिए राजभर समाज से जो आने वाले वोट से उनके भरोसे हैं। लेकिन जिस तरह से कोस के वो समाजवादी पार्टी में आपकी पार्टी को कोस रहे थे, पिछड़ों को लेकर, किसानों को लेकर कि मवेशी जो है वो फसल बर्बाद कर रहे हैं, किसान रात को, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। अब उन्हीं पिछड़ों के वोट के भरोसे हैं और वो आपकी पार्टी में है। ये किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है? अभिषेक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी प्रत्याशी होता है वो ना पिछड़े के भरोसे होता है ना अगड़े के भरोसे होता है, वो सबके भरोसे होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए किस तरीके से बताया कि 44 लाख मकान का गृह प्रवेश हो गया है और 55 लाख हम बना चुके हैं। और हम किसको दे रहे हैं? वो सबका साथ सबका विकास का एक उन्होंने मॉडल बताया। योजनाएं जो गिनाई उन्होंने, मैं गिनाने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन समय ऐसी सीमित है, आप थोड़ा जल्दी समाप्त करें जी। विजय राजभर जी 68,000 वोट पाकर उपचुनाव जीते थे, ठीक है, और 86,000 वोट पाकर हार गए। जो अभी 1,08,000 वोट पाए अपने घोसी से जो है दारा सिंह जी। तो अब देखिए, वोट का हरदम एक गणित बदलता रहता है। अब विजय राजभर जी हमारे साथ हैं, दारा सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अब अगर ऐसे वोट जोड़ेंगे तो 1,08,000 और 86,000 जोड़ दीजिए तो 2 लाख से ऊपर पहुंचता है। लेकिन ये संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी एक बार परिकल्पना की गई थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन वो धूल धूसरित हो गई। आज सबका साथ सबका विकास पर चलने के लिए जो भी प्रत्याशी आएगा वो गरीब, पिछड़ा, दलित, अगड़ा सबके साथ लेकर हम जो पसमानदा मुस्लिम को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी हम राशन दे रहे हैं। ठीक है, समय अब इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहूंगा अश्विनी जी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो घोसी में होने जा रही घमासान को लेकर कई सारे सवाल हैं जिनके शायद कहीं ना कहीं जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। खास तौर से दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर, इन दोनों का कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा इस सीट पर जीतती है कि नहीं, और जीतती है तो आखिर किसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, अब 5 सितंबर को चुनाव होंगे और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा 8 सितंबर को कि किसके हाथ बाजी लगती है और किसके दावे सही साबित होते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।